डियर स्टूडेंट, एज आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज अपने लोग 2023 में इतिहास विषय का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ऑफिशियली जारी किया था उसके आंसर की को करने वाले हैं तथा प्रश्नों को समझेंगे। अगर इस मॉडल सेट को आप पूर्णतः कर लेते हैं तो आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा में 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर पाने में सक्षम होंगे। उसके बाद मैं आपके साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों की भी चर्चा करूंगा जो 2025 के लिए कौन सा प्रश्न और मोस्ट बीबीआई है और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। वैसे हिस्ट्री का पेपर आने वाला 2-4-5 दिनों में आपकी हो जाएगी। ये वीडियो जब आप बाद में देख रहे हैं तो आपके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस है जो आज सबसे पहले इस प्रश्न को हम कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो 2021 के बाद बिहार बोर्ड का सिलेबस पूर्णतः चेंज हो गया और डबल प्रश्न आ रहे हैं। 2025 में भी सेम टू सेम पैटर्न है। इसी के तहत आज अपने लोग इस मॉडल सेट को करेंगे और इससे 50 प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में सेम टू सेम मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक महत्वपूर्ण निवेदन है, आप लोग एज आर्ट्स क्लासेस या एज आर्ट कॉम जब आप जाइएगा यूट्यूब पे सर्च करिएगा एज आर्ट्स क्लासेस या सर्च करिएगा एज आर्ट्स क्लासेस छोड़कर एज आर्ट कॉम, तो आपको यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो बार बार लाता रहूं। चलिए तो आगे प्रश्नों को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हम प्रश्नों को देख रहे थे तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो सिंधु घाटी निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था। जैसा कि हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो सिंधु घाटी निवासियों को सभी धातु का ज्ञान था, लेकिन एक ऐसा भी धातु था जिनका ज्ञान सिंधु घाटी निवासियों को नहीं था, वो था धातु लोहा धातु का ज्ञान सिंधु घाटी निवासियों को नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम चलते हैं तो अगले प्रश्न को हम करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे और समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष, स्नानागार हो चाहे अन्नगार हो चाहे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हो, सभी चीज हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। बिहार बोर्ड की परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं और वस्तुनिष्ठ भी। आप जानते हैं 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी, जिनका फुल फॉर्म होता है राखल दास बनर्जी साहब ने 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। आपसे अगर पूछेगा आज मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है तो आपको मैंने बताया है जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जैसे कि मैंने इसके बारे में और आपकी चर्चा की थी जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। और पूछेगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला। देखिए प्रश्न बिहार बोर्ड सेम टू सेम तो नहीं डालेगा, लेकिन कुछ उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कैसे पूछेगा समझिएगा, किसका अर्थ होता है जो मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। पूछेगा सिंधी भाषा शब्द में किसका है, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा शब्द है। यहाँ पे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, ये तो मोहनजोदड़ो। अन्नगार पूछे विशाल अन्नगार फिर भी मोहनजोदड़ो, और विशाल नगर पूछे फिर भी हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। पूछा गया है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर सी को जाता है, भोगवा नदी के तट पे है लोथल। अच्छा, सबसे पहले हम प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तौर तरीके से समझ लेते हैं। लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो भोगवा। पूछेगा हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आपका आ जाएगा रावी नदी के तट पे हड़प्पा स्थित है। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे, तो मैंने 2 मिनट पहले ही चर्चा की जो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पे है। जैसे कि अगला प्रश्न आएगा आपका जो कालीबंगन किस नदी के तट पे है, तो कालीबंगन सरस्वती नदी के तट पे है। चलिए ऐसे ही प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक मोस्ट बीबीआई प्रश्न 2025 में 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। और एज आर्ट्स क्लासेस की तरफ से आप लोगों को 100% बताया जा रहा है जो ये 2025 में ये प्रश्न निश्चित पूछेगा ही पूछेगा। कोई संभावना नहीं है जो ये प्रश्न ना आए, तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीबीआई प्रश्न कर लीजिए, बीबीआई है और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पावासी कांस्यकालीन सभ्यता के लोग थे। चलिए अगले प्रश्न की जैसे कि हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, इसमें भी मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मैंने तनिक देर पहले ही आपके साथ चर्चा की थी जो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो पूछ रहा है जो लोथल किस राज्य में है। देखिए बाबू, लोथल गुजरात में है। लोथल जब आपसे पूछे जो किस राज्य में है
तो लोथल गुजरात राज्य में है। पूछे जो मोहनजोदड़ो कहाँ है तो पाकिस्तान में, हड़प्पा कहाँ है तो पाकिस्तान में, लोथल किस राज्य में है तो गुजरात में है। और पूछेगा वानावली किस राज्य में है तो वानावली हरियाणा में है। और जब आपसे एक और प्रश्न पूछता है इससे, जो वानावली के साथ कालीबंगन कहाँ है, तो जैसे कि मैंने आपके साथ हमेशा चर्चा की है, जो हल से जुते हुए खेतों का प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं, अर्थात कालीबंगन जिस राज्य में हो जाएगा उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है, या कालीबंगन कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान। प्रश्न को किसी प्रकार पूछे, आपको मैंने पढ़ा दिया है तो आपको गलती होने की संभावना 100% नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। एक और प्रश्न आया, मोस्ट बीबीआई प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए, लोथल किस राज्य में है तो आप जानते हैं जो लोथल गुजरात राज्य में है। और किस नदी के तट पे है लोथल, तो लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है, भोगवा नदी है और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिगा के लेखक कौन है तो आप जानते हैं जो इंडिगा के लेखक मेघास्थनीज हो जाएंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। 2025 में पूछेगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो हो जाएंगे वो कौटिल्य हो जाएंगे। पूछेगा अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। और जब आपसे पूछे, क्या पूछे, जब आपसे पूछ ले जो वर्णभट्ट की रचना क्या है तो वर्णभट्ट की रचना हो जाएगा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की रचनाकार कौन है तो वर्णभट्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम बढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। देखिए एक मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, युद्धम की शुरुआत किसने की थी। आपको मैंने पढ़ाया है युद्धम की शुरुआत अशोक ने की। कब की तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। ईसा पूर्व आप जानते होंगे ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग विजय किया और कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस नीति की घोषणा की तो अशोक ने धम्म नीति की घोषणा की। धम्म नीति में अशोक ने एक ही चीज़ को कहा, क्या कहा, जो अहिंसा परमो धर्म, मेरे लिए अहिंसा से बड़ा कोई शब्द नहीं और मैं जीवन भर अब अहिंसा प्रिय रहूँगा। अशोक के कार्यकाल में ही मगध का बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ। एवं पूछेगा अशोक को किस शासक के रूप में उपाधि दी गई है तो अशोक को ही प्रियदर्शी शासक। ये प्रश्न रहेगा बिहार बोर्ड 2025 में, किस शासक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता है तो अशोक नामक एक व्यक्ति हैं जिन्हें प्रियदर्शी शासक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को जैसे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है मौर्य वंश का प्रथम शासक। देखिए 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के एक पुत्र हुए जिनका नाम था, क्या नाम था तो ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के एक पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम हो जाएगा अशोक। अर्थात चंद्रगुप्त का पोता जो है वो अशोक है। और अशोक भी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पूछेगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अच्छा पूछेगा अशोक किस वंश से संबंधित है। आप जैसे कि जानते हैं अशोक भी, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोता हो जाएंगे तो अशोक भी मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम डीपली जानने का प्रयास करेंगे, सारे प्रश्नों को रिसॉल्व करते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न आया है बिहार बोर्ड के लिए, बहुत उत्कृष्ट प्रश्न, जो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। जैसे कि मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, जो फाहियान नामक एक व्यक्ति जो थे ये गुप्त काल में कहाँ आए तो भारत आए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा कर लेते हैं। और अगला प्रश्न आता है जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये 2025 के लिए बीबीआई प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे समझिएगा, पूछे आपसे जो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की तो मगध साम्राज्य की स्थापना ने की बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य के संस्थापक व स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है बिंबिसार। और जब आपसे पूछे क्या जो पाटलिपुत्र की स्थापना या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, तो आपको मैंने बार बार बताया है जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अर्थात आपका आंसर, इसका 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी चल जाता है। और इस डी को आप क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम बहुत अच्छे से प्रश्नों को रिसॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और प्रश्नों को आसानी पूर्वक हम क्या करेंगे तो सीखने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप समझिएगा, अब पूछा है यहाँ पे जो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। मैंने बार बार आपके साथ चर्चा की है, जो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत किस भाषा में है तो महाभारत संस्कृत भाषा में है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता, ये चैप्टर उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बिहार बोर्ड के लिए, संस्कृत। और पूछेगा जो महाभारत के रचयिता कौन है तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। आपको महर्षि नहीं भी देखने को मिलेगा, लेकिन वाल्मीकि देखने को सेम टू सेम मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्नों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया और अगला प्रश्न वही है जो महाभारत की रचना
किसने की? तो आपको मैंने अभी बताया जो महर्षि वाल्मीकि, कभी कभी क्या होता है महर्षि नहीं दिया होता है, वाल्मीकि आपको फंसाने के लिए दिया होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं और पूछा है ऋग्वेदिक कालीन लोग किन की पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक कालीन लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को ही अपना देवता मानते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब चलते हैं तो सांची किस राज्य में अवस्थित है? देखिए सांची का स्तूप आप जानते होंगे, स्तूप पूछेगा स्तूप किस धर्म संबंधित है तो बौद्ध धर्म संबंधित है। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो आप जानते हैं जो सांची मध्य प्रदेश का एक जगह है, तो सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे कि हम बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? अब देखिए बहुत सारा इससे प्रश्न बनता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 90, 95, 99% बच्चे मारेंगे बोध गया, बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं होगा। कहाँ हो जाएगा? तो कपिलवस्तु। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, समझिएगा। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। पहले इसकी पूर्व दिशा में चलती थी इसलिए ईसा पूर्व कहा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहा जाता है। इसी के संदर्भ में आप जानते होंगे जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ ये तो मैंने बताया, लेकिन कहाँ हुआ ये मैंने नहीं बताया। तो अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु जो नेपाल में है। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान, कपिलवस्तु के कौन स्थान? कपिलवस्तु कभी कभी लुम्बिनी भी रहेगा लेकिन कभी कभी कपिलवस्तु भी रहता है, या कभी कभी दोनों रहता है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी प्रथम माता का क्या नाम था? तो इनकी प्रथम माता का नाम था माया देवी, या कहीं कहीं आप देखिएगा महामाया देवी। इसके बाद आपको एक चीज़ और पता चलना चाहिए, क्या? तो आप जानते होंगे जो गौतम बुद्ध का विवाह जो है बउआ, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में हो गया था। किनके साथ हो गया? तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में यशोधरा प्रियदर्शिनी के साथ इनका विवाह हो गया था। इनके पिता सुदर्शन सागन के मुखिया थे गौतम बुद्ध के पिता। और पूछेगा जो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम हो जाएगा? राहुल। और कभी कभी ये भी पूछता है, निश्चित है 2025 में पूछे, जो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम तो मैंने बोल दिया, जो पुत्र कौन हो जाएगा? राहुल। लेकिन जब आपसे प्रश्न आए जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप जानते हैं जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। लेकिन 95% बच्चा इसमें गलती करेंगे, वो मारेंगे वर्धमान, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ 100% सही है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। इससे जितने भी सारे प्रश्न बनने वाले थे मैंने आपके साथ चर्चा की। अच्छा चलिए आगे की ओर जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से अगला आता है पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए 2 चीज़ 3 चीज़ मेरी ध्यानपूर्वक अगर आप सुनते हैं तो आप बिहार बोर्ड में निश्चित तौर पर इतिहास विषय में 90-100 स्कोर कर सकते हैं। क्या? मेरा खुद का स्कोर तो वैसे 82 मार्क्स है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2020 की एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट की मेरी थी जिसमें प्रश्न 50% हुआ करते थे, लेकिन अब ये पैटर्न बदला है तो बहुत ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल रही है। 3-4 चीज़ें मेरी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आप बहुत सारे प्रश्न को इससे बना सकते हैं। आपसे पूछेगा पुराण की संख्या कितनी है? तो 16 है। पूछेगा महापुराण की संख्या कितनी है? नहीं, पुराण की संख्या 16 नहीं होगी, बिल्कुल ये प्रश्न गलत हो जाएगा। समझिए पुराणों की संख्या 18 है। पूछेगा संस्कार क्या गो है? तो संस्कार है आपका 16 गो संस्कार होता है। संस्कार की संख्या कितनी है? 16। महापुराण की या पुराण की संख्या हो जाएगी 18। और जब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जो उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आपको मैंने बार बार पढ़ाया है जो उपनिषद की संख्या 108 है, संस्कार की संख्या 16 है, महापुराण की संख्या 18 है, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और महाकाव्य की संख्या 2 है। सबसे प्राचीन महाकाव्य जो हो जाएगा वो महाभारत ही है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महाकाव्य जो होता है वो महाभारत होता है। चलिए इतना अगर आप जान लेते हैं तो इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में निश्चित रूपेण आपको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आप जानते होंगे एक प्रश्न आया, वो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, लेकिन इससे पूछने की संभावना कम रहती है। आपसे पूछेगा श्वेतांबर दिगंबर, लेकिन इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पूछा गया है हीनियन और महायान का संबंध किस धर्म से है। देखिए बाबू, बौद्ध धर्म 2 धर्म में आगे चल के बट गया, एक होता है हीनियन और एक होता है महायान। एक क्या होता है? हीनियन और एक हो जाएगा महायान। हीनियन और महायान 2 धर्मों में क्या हो गया, तो आगे चलकर बौद्ध धर्म बट गया। अगले प्रश्न की जैसे ही हम चर्चा कर लेते हैं तो पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप जानते हैं काला अशोक के कार्यकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वो कनिष्क के काल में की गई थी, लेकिन प्रथम बौद्ध संगीति काला अशोक के कार्य में आयोजित की गई थी। चलिए अच्छा एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, अगला प्रश्न की ओर। नाथ मुनि का संबंध है। अच्छा ध्यान पूर्वक समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
नौ से नाथ, ये वाला नौ जब ये देखे तो आप ये वाला नौ को खोजिएगा और नाथ मुनि का संबंध है किसमें, ये वाला नौ है, खोज लीजिए। यहाँ पे आपको मिल गया ना, तो नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है, वैष्णव धर्म से। चलिए एक मोस्ट बीबीआई प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में, इससे 2 मार्क्स का भी प्रश्न पूछता है कभी कभी, समझिएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक तो हो जाएंगे बाबर, लेकिन पूछेगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भी बाबर ने ही किया, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। पूछा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल साम्राज्य ने किया। आपको मैं जैसे कि बता दूं, जो सबसे पहले एक शासक है जो अकबर नाम था, इनके बारे में कहानी कहा जाता है। जो अकबर ने कहा था, एक बार क्या हुआ था, अकबर के बाग में गधे चर रहे थे, वो घास खा रहे थे लेकिन तंबाकू नहीं खा रहे थे। तो इनके बारे में एक चर्चा है। जो अकबर ने कहा तभी बीरबल से, जो तंबाकू का सेवन नहीं करता है वो गधा है, लेकिन ये गलत बात है। बीरबल ने उन्हें समझाया जो तंबाकू खाता है इसलिए वही गधा है, इसलिए कहते हैं तंबाकू नहीं खाया कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जब चर्चा कर रहे थे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया। लेकिन एक प्रश्न और इससे बनता है, तो तंबाकू पे किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो इनके पोते जो थे जिनका नाम जहांगीर था, क्या था, जहांगीर ने तंबाकू को क्या कर दिया, तो प्रतिबंधित कर दिया। जहांगीर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने तंबाकू को क्या कर दिया, तो प्रतिबंधित कर दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ से हर वर्ष प्रश्न रहता है जो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। जब आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है तब तो ये 5 भाग, लेकिन जब पूछे जो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, आप हर बार प्रश्न को देखते होंगे लेकिन कभी डीपली आपने देखा नहीं होगा। आप बहुत 90-95% बच्चे इस प्रश्न में गलती करते हैं। तो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, आईने अकबरी हमेशा होगा 5 भाग में विभक्त है, लेकिन आईने अकबरी के अनुसार भूमि को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है पोलज, एक परती, एक चच्चर और एक बंजर। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आप ध्यान रखिए, आईने अकबरी 5 और आईने अकबरी के अनुसार भूमि को बांटा गया 4 भाग में। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम चर्चा करते हैं, तो अगले प्रश्न को बढ़िया से देख लेते हैं। चलिए अगला है, अकबरनामा के अनुवादक कौन है, तो अकबरनामा के अनुवादक हो जाएंगे बैब्रिज भी हैं, जैरेड भी हैं, ब्लैकमैन। अकबरनामा जो हैं इनके सभी क्या हो जाएंगे, अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर, जानते होंगे आप लोग, ये इनमें सभी इसका आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू की, बबुआ बड़ा मोस्ट बीबीआई प्रश्न बा, बिहार बोर्ड में अबे करिए बार, तो ये प्रश्न के तनी देख लिहल जाए। का 2 नंबर में रह तारे जो दीन इलाही धर्म ककरा संबंधित बा, तो अकबर से दीन इलाही धर्म कहिया चालू कैल गेल बा, तो 1582, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। 1582 में दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा चालू किया गया, और ये अकबर द्वारा चालू किया गया दीन इलाही धर्म को मानने वाले प्रथम व्यक्ति जो हो जाएंगे वो बीरबल हो जाएंगे। प्रथम हिंदू व्यक्ति बीरबल हो जाएंगे और लास्ट हिंदू व्यक्ति भी बीरबल ही हो जाएंगे। दीन इलाही धर्म का तात्पर्य था जो सभी धर्मों का सार निकाल कर एक नया धर्म चलाना ही दीन इलाही धर्म कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की जैसे कि हम चर्चा कर लेते हैं, और एक प्रश्न आया, मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो देखिए अकबर का संरक्षक पूछे तब तो बैरम खां है। संरक्षक मतलब उसका क्या हो जाएगा, तो उसका कौन मंत्री होता है जी, हमको भी नहीं पता है, तनी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था, ये तो पता है। लेकिन संरक्षक मतलब होता है सेनापति, उनकी रक्षा करने वाला। जब आएगा अकबर का संरक्षक तो आ जाएगा बैरम खां, लेकिन जब आ जाएगा अकबर का वित्त मंत्री, फाइनेंशियली होकर जो मिनिस्टर था वित्त मंत्री कौन हो जाएगा, तो अकबर का वित्त मंत्री हो जाएगा टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन हो जाएगा, टोडरमल। और जब आपसे प्रश्न आए जो अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक हो जाएगा बैरम खां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की स्थापना। मैंने तनिक देर पहले ही आपकी बाबर की चर्चा की थी, और आप जानते हैं जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ये भी प्रश्न आता है जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो 1526 में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। ये प्रश्न कितना आसानी पूर्वक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं, और अगले प्रश्न की ओर हम जैसे ही चर्चा करेंगे तो अगला आ गया, जो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। बउआ आप जानते होंगे जो ताजमहल यमुना नदी के तट पे है, लेकिन पूछेगा जो पाटलिपुत्र किस नदी के तट पे है, तो वो गंगा नदी के तट पे है। अच्छा पूछेगा सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन पूछेगा, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना है। यमुना दिल्ली, यूपी,
इत्यादि राज्यों से होकर गुजरती है, जो सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है और इसका दिन ब दिन जल स्तर भी कम हो रहा है। तो ताजमहल के किनारे ये अवस्थित है और ताजमहल के किनारे ही यह नदी बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे जो ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में ताजमहल है। चलिए आगरा कहाँ है, तो आगरा भी यूपी में है। ये भी पूछता है। गोपूराम का संबंध है। देखिए बुआ, आप जब 7 चैप्टर विजयनगर साम्राज्य पढ़ते होंगे तो उसमें एक प्रश्न है जो गोपूराम का संबंध है। देखिए पहले जो होता था ना, वो मंदिर के प्रवेश द्वार, ये मंदिर है और ये मंदिर के प्रवेश द्वार जो होता था, ये जो प्रवेश द्वार है ये गेट है और गेट के प्रवेश द्वार को यहाँ जो ऐसे प्रकार का होता था, इसी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, इसी प्रवेश द्वार को गोपूराम कहा जाता था। अर्थात मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपूराम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है मंदिर के प्रवेश द्वार, व्यापार से, गाय से, मंदिर से। देखिए यहाँ पे मंदिर के प्रवेश द्वार नहीं है, कभी कभी मंदिर का प्रवेश द्वार भी रहता है। इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को मारेंगे, मंदिर से। चलिए रूस में भारत विद्या का जनक किन्हें कहा जाता है, तो जब ही आपको ऐसे सारे प्रश्न दिखे तो आप 100% निकोल कांडी को जवाब दीजिएगा। रूस में भारत विद्या का जनक किन्हें कहा जाता है, तो निकोल कांडी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आया प्रश्न, निम्न में कौन महिला आसन थी। आप जानते हैं मीरा जीवन भर शादी नहीं की, शादी करने के बाद वो छोड़ दी और किनके लिए वो पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दी, तो भगवान के लिए। चलिए आप अगले प्रश्न की ओर जैसे ही है आपके साथ हम चर्चा करेंगे, तो आपके साथ हम चर्चा करेंगे। वैसे इस सेक्शन में मात्र 50 प्रश्नों का आपको हम जवाब देंगे, 50 प्रश्न अगले सेक्शन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री सारे प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। देखिए चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र के संत नहीं थे, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के संत थे, तो इसका आंसर डी। चलिए क्योंकि नहीं थे। अगला प्रश्न है, तलवंडी में किस शासक का जन्म हुआ। देखिए तलवंडी में किनका जन्म हुआ, तो आप जानते हैं जो तलवंडी और गुरु नानक रहे या नानक रहे, तलवंडी में किनका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक। और पूछेगा वाराणसी में किनका जन्म स्थान है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ है। चलिए वैसे ही प्रश्नों को हम रिसॉल्व करेंगे और आगे समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा अभी मैंने तो तनिक देर पहले बताया था जो कौन भगवान विष्णु को अपना पति मानती थी, तो मीरा जो थी वो भगवान विष्णु को अपना पति मानती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस, आपको मैंने बार बार चर्चा की है क्लास में भी और ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लास में मैंने चर्चा की है, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। 1608 ईस्वी में मुगल शासक के दरबार में, मुगल शासक तब कौन हो जाएंगे, जहांगीर। और जहांगीर के दरबार में वो व्यक्ति आए थे और व्यक्ति का नाम था क्या, तो व्यक्ति का नाम था विलियम हॉकिंस। चलिए क्या ये विलियम हॉकिंस है, तो चलिए देख लेते हैं। नहीं, विलियम हॉकिंस किस शासक के दरबार में आया था, वो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि 1608 में आया था और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम बढ़ लेते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था। आप जानते हैं इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया। पूछेगा इब्न बतूता कब आया भारत, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये भारत आया और किस भाषा में इन्होंने अपना आत्मकथा लिखा। पहले तो आपको आत्मकथा का नाम पता होना चाहिए बउआ। जो इब्न बतूता ने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा वो भाषा जानने से पहले आत्मकथा का नाम क्या था। आप जानते हैं उर रहेला किताब, उर रहेला अलग है, उल हिंद अलग है। उर रहेला नामक इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, जिस यात्रा वृत्तांत में इन्होंने बहुत सुंदर भारत के व्याख्यात्मक रूप से चर्चा की है। ये उर रहेला का जो भाषा हो जाएगा वो भाषा आपका हो जाएगा अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। इब्न बतूता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पूछेगा इब्न बतूता भारत में कितने वर्षों तक रहा, इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष तक रहा बउआ। इब्न बतूता भारत में कितना वर्ष तक रहा, 14 वर्ष तक। और इब्न बतूता का किस देश का रहने वाला था, ये प्रश्न 2025 में रहेगा। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता, मोरक्को का। चलिए अगले प्रश्न की जैसे ही हम चर्चा कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आ जाता है कॉर्नवालिस कॉर्ड। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। कॉर्नवालिस कॉर्ड कब लागू हुआ, तो 1793 में। और यहीं से पूछ देता आपको अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो अस्थाई बंदोबस्त भी हो जाएगा 1793 में। कहाँ पे, तो बंगाल के मध्य प्रांत में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त या कॉर्नवालिस कॉर्ड लागू हुआ। 30 वर्षों के लिए कर का निर्धारण कर दिया गया, उसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, कॉर्नवालिस कॉर्ड। आप कहिएगा अस्थाई बंदोबस्त को कॉर्नवालिस कॉर्ड क्यों कहा गया और ये पूछा भी क्यों गया, तो इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त जब लागू किया गया तो उस समय भारत के वायसराय जो हुआ करते थे वो कॉर्नवालिस हुआ करते थे। इन्हीं के नाम से इन्हें कॉर्नवालिस कॉर्ड के नाम से जाने लगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1793 कॉर्नवालिस कॉर्ड या अस्थाई बंदोबस्त। कहाँ से जुड़ा है, तो पश्चिम बंगाल से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महलवारी बंदोबस्त, ये सारे के सारे 10 चैप्टर से हैं। महलवारी बंदोबस्त किन से जुड़ा है, तो
ये बुकानन से जुड़ा है। महालवाड़ी बंदोबस्त किन से जुड़ा है? बुकानन से। और ये किस राज्य की बात चल रही है? कि ये चल रही है आपकी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत में ऐसी चर्चाई हो रही थी जो बुकानन सर्वेक्षक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरा से 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? आप जानते हैं, पूछेगा आपसे प्रश्न, जो 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई? तो 10 मई 1857 क्रांति प्रारंभ हो गई। 10 मई को 1857 क्रांति प्रारंभ हो गई। आप जानते हैं जो इसकी निर्धारित तिथि कब थी? 31 मई 1857 इसकी निर्धारित तिथि थी। और आप ये भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, 1857 क्रांति में विभिन्न जगहों से लोगों ने क्या लिया था? तो भाग लिया था। अब इनके साथ जैसे ही हम चर्चा कर लेते हैं तो आप जानते होंगे जो पटना से पीर अली, लेकिन यहाँ पे आरा पूछा है, तो आरा के एगो जमींदार व्यक्ति थे जिनको हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, जिनका नाम है बाबा वीर कुंवर सिंह। आप पढ़ते हैं होंगे बच्चे से, बाबा वीर कुंवर सिंह रहता है और कहीं पे सिर्फ कुंवर सिंह, जैसे कि ऑप्शन सी से मिल रहा है। तो आरा से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व एक बूढ़े व्यक्ति जिनका नाम कुंवर सिंह था, जो आरा के बड़े जमींदार थे, आरा जगदीशपुर के बड़े जमींदार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का विरोध कहाँ से किया? तो आरा से किया। जब पूछे जो पटना से विरोध किसने किया, तो पटना से विरोध हो जाएगा पीर अली। और पीर अली क्या थे? तो पीर अली एक पुस्तक बेचने वाला व्यक्ति था। ये कहाँ से किया था? तो पटना से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करेंगे और अगले प्रश्न को भी बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न है, सांथाल विद्रोह का कब था? सबसे पहले तो आप जान लीजिए सांथाल विद्रोह कब हुआ। तो 1855 में सांथाल विद्रोह हुआ और सांथाल विद्रोह के नेता हो जाएंगे सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू सांथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को बहुत अच्छे से हम रिसॉल्व करेंगे। दक्कन दंग आयोग कब गठित हुआ? आप जानते हैं जो दक्कन दंग आयोग 1875 में क्या किया गया? तो गठित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और एक प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न आया, जो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम बेजाबाई सिंधिया ने 1857 का विद्रोह अवध से किया। लक्ष्मीबाई कहाँ से किया? तो झांसी से किया लक्ष्मीबाई। और बेगम हजरत महल कहाँ से की? तो लखनऊ से की बेगम हजरत महल। लखनऊ से किन्होंने किया? तो बेगम हजरत महल। लक्ष्मीबाई की झांसी से, बेजाबाई सिंधिया अवध से। और जब आपसे पूछा जाए पटना से पीर अली और जगदीशपुर आरा से आपके हो जाएंगे जगदीशपुर आरा से भी बाबा वीर कुंवर सिंह। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम चर्चा करते हैं और अगले प्रश्न को रिसॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए आ गया ना प्रश्न, देखिए आ गया ना। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? नेपाल भगा दिया गया था, भागा नहीं था। चलिए अब समझिएगा, नाना साहब भी भाग गए थे, बेगम हजरत महल, दोनों को कहाँ भगा दिया था? नेपाल। और दोनों व्यक्ति डर के मारे नेपाल भाग गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अब आता है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आपको मैंने जैसे ही पढ़ाया है, जो पुर्तगालियों ने गोवा पे 1510 ईस्वी में अधिकार किया। 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा के एक राजा हुआ करते थे वाजिद अली, उनसे गोवा को जीत लिया और 1510 में औपचारिक रूप से गोवा को अपना मुख्यालय बनाया पुर्तगाली। प्रथम बार भारत में कब आया? तो 17 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट पतन पे एक वास्को डिगामा उतरा, जिसे हम वास्को डिब्बा वाला भी कभी कभी कहते हैं। वास्को डिगामा उतरा और वास्को डिगामा भारत 17 मई 1498 को उतरा। उसके बाद ही ये सिलसिला बढ़ते गया और निश्चित तौर पर 1510 में उन्होंने प्रथम बार गोवा को औपचारिक मुख्यालय बनाया, गोवा पे काबू कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। 50 प्रश्न इस टॉपिक में हम आपको करवाएंगे। देखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आ रहा है कि नहीं, आप लोग जवाब दीजिए क्या आ रहा है कि नहीं। देखिए आप देखिए, पूछा है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो देखिए वास्को डिगामा आया। और कब आया? तो ये भी मैं बता दिया हूँ, जो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के केरल राज्य के कालीकट पतन पे पहुंचा, जहाँ पे इनका स्वागत करने के लिए जुमोडिन नाम का शासक पहले से तैयार था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं और बहुत सारे हल्के हल्के प्रश्न हैं। सबसे पहले हम चल लेते हैं, जो चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? तो चौल इमारतें कलकत्ता की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद पूछा है जो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं जो जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। पूछेगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? तो 1915 में भारत वापस लौटे। पूछेगा महात्मा गांधी के मम्मी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम हो जाएगा, महात्मा गांधी के माता का नाम हो जाएगा पुतली बाई। इनके माताजी का नाम था, इनके माताजी का नाम था पुतली बाई। उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के पोरबंदर प्रांत के रहने वाले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करेंगे और अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, जो खेरा सत्याग्रह का संबंध है। खेरा सत्याग्रह का संबंध है गुजरात से। मिल मजदूरों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था और यह आंदोलन में सभी ने सहभागिता पूर्वक साथ दिया था। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए बुआ, वैसे तो ये प्रश्न गलती है। क्यों? क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन वास्तविक रूप से औपचारिक रूप से 1921 में प्रारंभ हुआ, क्योंकि एक
अगस्त 1920 को कौन मर गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल लाल पाल में से एगो बाल कट गया था और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक के निधन के कारण असहयोग आंदोलन को 1921 में प्रारंभ किया गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ना होने के कारण आप जान सकते हैं जो 1921 ईस्वी में नहीं है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और कब बंद हो गया? तो 12 मार्च 1922 ईस्वी को 12 मार्च 1922 ईस्वी को क्या कर दिया गया? तो महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा बात भी सुनी। चलिए 50 प्रश्न मैं इस सेट में आपको करवा दिया हूँ, अगले 50 प्रश्न आपको नए सेट में करवाए जाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में इतिहास जैसे विषय में 50 में 50 प्रश्न क्या करेंगे तो बनाने में सक्षम होंगे। चलिए आज के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक आग्रह था, क्या आग्रह था? तो निश्चित रूप में आप लोग, अगर आपको वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ होगा, अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में आने के बाद ही अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में से 5-10 प्रश्न भी मिल रहे होंगे तो कृपया करके मेरे ऐसा आर्ट कॉम है या ऐसा आर्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और उसके बाद यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, वेरी गुड। आप लोग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिग एग्जाम। आप अपने एग्जाम की बहुत तीव्र गति से तैयारी करिए और इस बार दिखाना है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है और सफलता का एक ही मूल मंत्र है जो दिन रात अपने आप को इस परीक्षा के लिए झोंक देना है, क्योंकि ये 5 घंटा की मेहनत आपके पूरे जीवन भर आपको काम आएगी। चलिए आज के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू।